तो डोमेस्टिक इनकम का तो कंसेप्ट हो गया, अब बारी है नॉर्मल रेसिडेंट की। क्यों, यही नेक्स्ट टॉपिक है ना जो आपको पढ़ना है। तो यार अब तुम दुनिया भर की कन्फ्यूजन्स लेके घर पे बैठे हुए हो कि सर डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, सर सिटीजनशिप क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या है, क्या उसकी कंडीशंस है, सर नॉन रेसिडेंट्स के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, नेशनल इनकम में किसकी इनकम जुड़ती है। मतलब यार ये दुनिया भर की कन्फ्यूजन्स है तुम्हें। तो इसीलिए मैं प्रकट हो गया हूं आपके सामने इस सेशन 2020 में थर्ड वीडियो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का लेके। फर्स्ट टॉपिक इज सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप के बाद हमें पढ़ना है नॉर्मल रेसिडेंट्स और उनकी कुछ कंडीशंस। इसके बाद हमें पढ़ना है भैया नॉन रेसिडेंट्स, वो क्या होता है। फिर हमें पढ़ना है वन इज डोमेस्टिक इनकम एंड सेकंड इज नेशनल इनकम। कन्फ्यूजन्स तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगी, लेकिन बस इतनी सी एक मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी हिंदी में इसे नागरिकता कहते हैं। मतलब नागरिकता आप सुनते होंगे, बहुत ही कॉमन चीज़ है, जानते भी होंगे, लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस किया था कि ये बहुत ही भयानक साल है आपके लिए क्लास 12th का, तो यार हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, समझना हमें सब है। शुरू करते हैं सिटीजनशिप के साथ। तो सिटीजनशिप्स के दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट, अ पर्सन हु इज बॉर्न इन अ कंट्री, सो दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अ सिटीजन फॉर दैट कंट्री। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन किसी देश में पैदा होता है तो वो उस कंट्री का सिटीजन माना जाता है, नागरिक माना जाता है। जैसे आप दुनिया के सबसे महान देश भारत में जन्म लिए हैं, तो यानी कि आपका जो है कि सिटीजनशिप इंडिया का है। अगर आपको शक हो तो आप अपना आधार कार्ड देख सकते हैं। अरे सर ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ आपने बताई, तो ठीक है यार, कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं। कंडीशन नंबर 2 आपको ये बताती है कि किसी पर्सन को किसी भी देश की सिटीजनशिप दी जा सकती है ऑन सम लीगल क्राइटेरिया, यानी किसी लीगल क्राइटेरिया के बेसिस पे उस पर्सन को किसी दूसरे कंट्री की भी नागरिकता दी जा सकती है। एग्जाम्पल दे दीजिए सर कोई। सो वन ऑफ द टैलेंटेड एक्टर ऑफ द वर्ल्ड अक्षय कुमार, उनके पास भारत के साथ साथ कनाडा की भी नागरिकता है ऑन सब लीगल क्राइटेरिया। बट व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। तो सर नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा और कहीं इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि सिटीजनशिप तो मतलब ठीक है वही था, लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट एक पर्सन भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, इसे भी कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर पर्सन की बात करें या फिर इंस्टीट्यूट की बात करें, तो नॉर्मल रेसिडेंट किसी भी कंट्री का उसी को ट्रीट किया जाता है जो 2 कंडीशंस को फुलफिल करे। तो यहाँ भी 2 कंडीशंस हैं, कौन कौन सी है देखते हैं। स्टे इन अ कंट्री ऑफ दैट पर्सन और इंस्टीट्यूट मस्ट बी मोर देन 1 ईयर, एंड सेकंड इज there should be economic interest of that particular person or institution in that particular country। मतलब सीधा सीधा इसका एक अर्थ निकला कि नॉर्मल रेसिडेंट उसी पर्सन को किसी भी कंट्री का ट्रीट किया जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा इंपॉर्टेंट है, या उसी इंस्टीट्यूट को ट्रीट किया जाएगा जो किसी देश में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रहे। और दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का यहाँ मतलब है आर्थिक रुचि। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जैसे कि नॉर्मल रेसिडेंट का एग्जाम्पल आप मेरे पे ले लीजिए, आप अपने पे ले लीजिए, मैं, आप, हम एक नॉर्मल रेसिडेंट हैं किस कंट्री के, इंडिया के, मतलब भारत में ही रह रहे हो ना। जैसे मेरी एज यार अगर कहोगे तो 25 साल हो गई, तो 25 साल की एज का मतलब कि यार मैं 25 साल से, मुझे तो जहाँ तक याद है मैं भारत में ही रहा हूँ यार, मैं कहीं गया नहीं। और यार तुम भी लकली अगर भारत में हो तो यहीं पड़े होगे, तुम्हारी भी एज 17-18 साल की हो ही गई होगी ऑलमोस्ट। तो यार मतलब हम भारतीय हैं, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 हमने फुलफिल की कि 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं। सेकंड कंडीशन इज कि हमारी आर्थिक रुचि इसी कंट्री में होनी चाहिए। अब आर्थिक रुचि का मतलब कि अगर तुम मेरा एग्जांपल लोगे तो आई अर्न इनकम, मैं जॉब करता हूँ, मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ, तो वॉट एवर इनकम आई एम अर्निंग, तो आई एम अर्निंग इट फ्रॉम इंडिया। फिर मैं कंज्यूम करता हूँ, कंजम्पशन करता हूँ, भारत में ही कंज्यूम करूँगा यार। सेविंग करता हूँ, भारत के ही बैंक्स में सेविंग कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, भारत में ही कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये ठीक है। तो मतलब कि यार मैं इंडिया में ही कर रहा हूँ। तो बात समझ में आ रही है, जो भी चीज़ें हैं, मेरी इनकम, मेरा कंजम्पशन, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरी सेविंग, हर एक चीज़ इंडिया में ही हो रही है। तो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट
पर्टिकुलरली इंडिया से ही जुड़ा हुआ है। अब तुम अपने बारे में सोच लेना। अब यार कुछ लोग को साइकोलॉजिकली कनेक्ट होके बताना पड़ता है, मतलब अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रह गई होगी, तो मैं आपको बताता हूँ स्पोर्ट्स के माध्यम से। जैसे एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है विराट कोहली, तो विराट कोहली पे अगर मैं बात करूं तो ही इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्री करेंगे आप मेरी बात से? मतलब दिल्ली का आदमी है यार, मतलब ठीक है, तो भारत का ही रेसिडेंट है, 1 साल से क्या बहुत साल से इंडिया में रह रहा है। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में तो है, बीसीसीआई से अर्निंग है और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं उनके अर्निंग की, कंजम्पशन है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, सारी चीज़ें कहाँ है? इंडिया में। इसका मतलब ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और विराट कोहली का ही मैंने नाम क्यों लिया ये आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन देखते ज़रूर रहना भाई। बात करते हैं अगर नॉन रेसिडेंट पे, तो नॉन रेसिडेंट वो पर्सन या इंस्टीट्यूट है जो दोनों ही क्राइटेरिया में से किसी को फॉलो ना करे, या फिर एक को फॉलो करे दूसरे को ना फॉलो करे, तो भी वो नॉन रेसिडेंट की ही तरह ट्रीट होते हैं। मतलब अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु डू नॉट स्टे इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर और देयर what आर्थिक रुचि थी ना, या इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, सो दे विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिख लीजिएगा, यहाँ आपको मैं स्पष्ट बताता हूँ। फर्स्ट इज, हेडिंग डालिएगा फर्स्ट, मतलब मैथ में वन उसको फर्स्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो चलो यार, फर्स्ट है कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे WHO सुने होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोगों को तो अभी अभी पता चला होगा कोरोना से कि सर WHO भी है, चलिए उन पे बात नहीं हो रही है। WTO, ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये जो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस किसी भी कंट्री के लिए नॉन रेसिडेंट की तरह ट्रीट होती हैं। शर्त है, एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जो है वो नॉर्मल रेसिडेंट, ध्यान से समझना बेटा, यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाती है नॉन रेसिडेंट और नॉर्मल रेसिडेंट में। मैं फिर से आपके लिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ। whatever international organizations are there, if you talk about World Health Organization, WTO, World Bank, IMF, तो they are always treated as non-resident where they will be operated, क्योंकि वो इंटरनेशनल एरिया की नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। मतलब वो किसी भी कंट्री में ऑपरेट करें दुनिया भर की, वो नॉन रेसिडेंट ही मानी जाती हैं, ठीक है। वो इंटरनेशनल एरिया के लिए नॉर्मल रेसिडेंट होती हैं। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इन्हीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, वो जिस भी कंट्री के रहते हैं, उन्हें उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, हमारे भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मान लीजिए कि WHO का एक ऑफिस खुल गया। अब यहाँ इंडिया के लोग वर्क कर रहे हैं उस WHO के ऑफिस में, तो whosoever is working in that particular organization or मतलब वो जो ब्रांच है WHO की, so that person will be treated as normal resident of India। थर्ड एग्जाम्पल है जो फॉरेन स्टाफ होते हैं, एम्बेसी के या फिर क्रू मेंबर्स होते हैं, शिप्स के, वेसल्स के, एयरक्राफ्ट्स के, ये जितने भी लोग होते हैं ये हमेशा ही नॉर्मल रेसिडेंट माने जाते हैं। जिस कंट्री के ये हैं उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाते हैं जहां ये वर्क करते हैं। मतलब जहां पे ये ऑपरेट करते हैं वो वहां के लिए नॉन रेसिडेंट माने जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि मान लिया जाता है कि ये 1 साल से कम के लिए ही वर्क कर रहे हैं। मतलब अगर तुम पहचान लिए होगे तो ये हमारे भारत का नक्शा है और ये श्रीलंका का नक्शा है। बनाया क्यों मैं ये बता देता हूँ। जैसे ये हमारी कोस्टल एरियाज़ हैं, मैंने आपको बताया भी था, जो इसका पहला मैंने वीडियो बनाया है। अब इस कोस्टल एरिया से, इस तमिलनाडु के क्षेत्र से या केरला के क्षेत्र से कुछ जो है कि स्टाफ वेसल्स के, ये अगर श्रीलंका जाते हैं वर्क करने के लिए और श्रीलंका वर्क करने के बाद इंडिया आते हैं, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट होंगे हमारे इंडिया के, एंड दे विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। रीज़न क्या है? क्योंकि साल भर से ज़्यादा लगातार ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये माना गया है कि जितने भी फॉरेन स्टाफ होते हैं वेसल्स के, या फिर अगर आप एम्बेसी की बात कर लो तो उसके भी, तो ये सारे ही लोग क्या होते हैं? नॉन रेसिडेंट होते हैं जिस कंट्री में वो कुछ समय के लिए वर्क कर रहे हैं, और नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं जिस कंट्री में ये रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हुआ हमारे कुछ बॉर्डर वर्कर्स के। मतलब हमारा बॉर्डर लगता है नेपाल से, चाइना से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, तो इन कंट्रीज़ में अगर हमारे कुछ बॉर्डर वर्कर्स, यानी कि चाहे वो वर्कर्स हैं, चाहे वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान्स हैं,
ठीक है। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं वर्क करने के लिए, लेकिन वर्क करने के बाद अपनी कंट्री में वापस आते हैं कुछ समय पे, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे हमारी कंट्री के लिए। और जिस कंट्री में वो कुछ समय के लिए वर्क करने गए, उस कंट्री में या उस कंट्री के लिए वो लोग एज अ नॉन रेसिडेंट ट्रीट होंगे। तो यार भाई, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रह गया है नॉन रेसिडेंट के एग्जाम्पल में, और वो ये है कि अगर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट आपकी कंट्री में कुछ समय के लिए घूमने टहलने आता है, या तो कोई पेशेंट आता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या तो कोई स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए, फिर पढ़ने के बाद वो वापस बेसिकली उस कंट्री में चला जाता है जिस कंट्री का वो है, या तो कोई पर्सन आता है किसी कल्चरल या इवेंट्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है, वो साल भर से कम आपकी कंट्री में रहे। दूसरी चीज़ कि वो सिर्फ और सिर्फ इन फैसिलिटीज़ को ले रहा है या सर्विसेज को ले रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ फैक्टर सर्विस, तो ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट फॉर आवर कंट्री। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं बेसिकली इंडिया घूमने आते हैं यार, क्योंकि जानते हो इंडिया एक बड़ी ही डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। तो बेसिकली दे कम एंड विजिट अवर इंडिया, चाहे स्पोर्ट्स के लिए IPL देखने के लिए आते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं इंडिया आपको पढ़ने के लिए। तो ये जितने भी लोग आ रहे हैं तो दे विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट, क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इनकी आर्थिक रुचि उनके देश में है, आपके देश में नहीं है। सो वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ सिटीजनशिप, नॉर्मल रेसिडेंट एज वेल एज सम नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ नॉन रेसिडेंट्स। जो लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है, वन इज डोमेस्टिक इनकम एंड सेकंड इज अबाउट नेशनल इनकम। बात करें अगर पहले डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डायरेक्ट रिलेशन है डोमेस्टिक टेरिटरी से। अब चूंकि मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी की इसके पहले वीडियो बनाई है, तो आप देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। खैर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इससे डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। द गुड्स इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री विद इन 1 ईयर, सो दैट फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसी की फाइनल वैल्यू या उसी की मॉनेटरी वैल्यू को हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या है कि जो डोमेस्टिक इनकम है या जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें दोनों लोगों का ही कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो रेसिडेंट्स हैं यानी जिसे हम नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट करते हैं, चाहे वो आपके नॉन रेसिडेंट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लेना। क्या मैंने बताया, एक बार और रिवाइज करो यार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल गया या मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान देना कि डोमेस्टिक टेरिटरी में यानी कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो भी गुड्स बनाए गए, उन गुड्स को ही हम क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। उसी की मॉनेटरी वैल्यू डोमेस्टिक इनकम होती है। लेकिन ये प्रोडक्ट चाहे रेसिडेंट बनाए चाहे नॉन रेसिडेंट बनाए, उनको इंक्लूड किया जाएगा। अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो फिर मैं वही कहूँगा यार कि नेशनल इनकम का डायरेक्ट रिलेशन नेशनल प्रोडक्ट से है, और नेशनल प्रोडक्ट का डायरेक्ट रिलेशन है नॉर्मल रेसिडेंट से। याद रखना मेरी बात भाई, मैं फिर आपको कह रहा हूं, डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट में दोनों का कंट्रीब्यूशन आता है। वन इज डोमेस्टिक, क्या बोल गया मैं यार, नॉर्मल रेसिडेंट, एंड सेकंड इज नॉन रेसिडेंट। लेकिन जब बात आती है नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम में या नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट्स का ही कंट्रीब्यूशन ऐड किया जाता है। अगर डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, that the total contribution made by normal residents of any country either inside the domestic territory or economic territory or outside the domestic territory, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में, तो उनके कंट्रीब्यूशन को या उस प्रोडक्ट या उस प्रोडक्ट से जो इनकम जनरेट हुई, उस इनकम को हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे डिस्कशंस जो हमें करना था इस वीडियो में। अब जाते जाते मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करा के जाता हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई, आंसर आपको क्या लिखना है कि ये नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के ट्रीट होंगे कि नहीं। चलो यार, तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए, दैट इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन चाइना। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन चाइना। सेकंड क्वेश्चन इज इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन द WHO लोकेटेड इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज।
एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एन अमेरिकन टूरिस्ट हु विजिट्स इंडिया फॉर 2 months। तो आप चारों के चारों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आइदर दे विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेयर करते रहिएगा वीडियो। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आपको आजाद क्लासेस पे आता रहूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।